पे अटेंशन। हम लोगों ने हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर में कल के दिन एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी। सो प्रॉपर्टी एलओपी कब बोला जाएगा एंड प्रॉपर्टी एसओपी कब बोला जाएगा। सो वो हम लोगों ने कल के लेक्चर में डिस्कस किया था। अब फ्रेंड्स, पहले तो हाउस प्रॉपर्टी में याद करो, एक सेक्शन है, सेक्शन नंबर 22। कौन सा सेक्शन है वो? कितनी कंडीशंस है उसमें? कंडीशन नंबर 1, प्रॉपर्टी शुड कंसिस्ट ऑफ। सेकेंड कंडीशन, यू शुड बी एंड ओनर शुड नॉट यूज द प्रॉपर्टी फॉर। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो आपको टैक्स लगेगा अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। समझो आपको रेंट मिल रहा है फ्रॉम अ वेकेंट प्लॉट, तो उस पे टैक्स कौन से हेड में लगेगा? सब लेटिंग से इनकम आ रही है तो अच्छा, रेसिडेंशियल कमर्शियल प्रॉपर्टी भाड़े पे दी, दोनों पे टैक्स यही हेड में लगेगा। और तुम्हें टैक्स कौन से ईयर में लगेगा? जिस ईयर में रेंट रिसीव होगी कि ड्यू होगी? ड्यू होगी। प्रॉपर्टी को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, एलओपी, एसओपी एंड डीएलओपी। अब अगर प्रॉपर्टी एलओपी है तो आप पहले जीएवी कैलकुलेट करोगे। जीएवी में से क्या माइनस करोगे? पेड बाय ओनर। फिर क्या मिलेगा आपको? एनएवी मिला। एनएवी में से 24A स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ एनएवी एंड नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन लोन जो ड्यू बेसिस पे मिलेगा। उसके बाद जीएवी का कैलकुलेशन हमने 4 स्टेप्स में पढ़ा था। स्टेप नंबर 1, एक्सपेक्टेड रेंट, जो आपको 3 चीजों को कंपेयर करके मिलेगा। पहला, दूसरा फेयर रेंट विच एवर इज हायर कंपेयर विद विच एवर इज। स्टेप नंबर 2, माइनस अनरियलाइज्ड रेंट। अच्छा, अब अगर वैकेंसी नहीं है तो 1 and 2 विच एवर इज योर जीएवी, एंड अगर वैकेंसी है तो स्टेप 3 आएगा, स्टेप 2 प्लस वैकेंसी रेंट। स्टेप 2 में वैकेंसी रेंट को ऐड करो। अब वैकेंसी रेंट जो है ऐड करने के बाद यू कंपेयर योर स्टेप 3 विद स्टेप नंबर 1। इफ इट इज मोर देन और इक्वल टू स्टेप 1 देन स्टेप 2 इज योर जीएवी, नहीं तो स्टेप नंबर 1 इज योर जीएवी। ये बराबर। फिर उसके बाद एसओपी का प्रोविजन स्टार्ट होता है फ्रॉम एनएवी। क्या लेना है? तो उसमें फिर एक ही चीज आएगी, इंटरेस्ट ऑन लोन। वो इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करो, अगर है तो फाइनल आंसर नेगेटिव, नहीं तो निल। एंड डीएलओपी मैक्सिमम आप कितनी एसओपी रख सकते हो? 2 से ज्यादा रखी तो डीएलओपी। डीएलओपी का फॉर्मेट एलओपी की तरह ही सेम है, सिर्फ जीएवी क्या हो जाएगा? एक्सपेक्टेड रेंट। फिर उसके बाद तीनों को ऐड कर दोगे तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मिल जाएगा। अब फ्रेंड्स, हमने इंटरेस्ट के ऊपर एक नोट पढ़ा था कि इंटरेस्ट आपको माइनस करने तभी मिलेगा व्हेन लोन इज टेकन फॉर RRRA, ड्यू बेसिस पे मिलेगा। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। नया लोन लिया टू रीपे ओल्ड लोन, तो उस पे नए लोन पे इंटरेस्ट मिलेगा? मिलेगा। फिर उसके बाद ब्रोकरेज कमीशन मिलेगा। एलओपी में इंटरेस्ट के ऊपर कोई लिमिट है? एसओपी में है। कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो? नहीं हुई तो? कितनी कंडीशन है? पहला, लोन शुड बी टेकन ऑन और आफ्टर। सेकेंड, लोन शुड नॉट बी टेकन फॉर। कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन शुड बी कंप्लीटेड विद इन from the end of the year in which loan is taken, and last interest certificate is obtained। याद आया कुछ? क्वेश्चन में अगर चारों कंडीशन नहीं दिए तो ये जो 2 लाख और 30,000 की लिमिट है, ये एक एक प्रॉपर्टी के लिए है कि पूरा दोनों प्रॉपर्टी का मिला के? दोनों प्रॉपर्टी का मिला। फिर हमने पीसीपीआई पढ़ा था, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट।
अच्छा, पीसीपीआई का कॉन्सेप्ट क्या था याद करो। तो उसमें आप लोगों ने अगर लोन लिया और कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ तो जो भी इंटरेस्ट आप पे करोगे ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन फेज, यू विल गेट डिडक्शन फॉर द सेम, बट आफ्टर कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड, एंड आपको एक झटके में नहीं मिलेगा, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट। अब पीसीपीआई कैलकुलेट करने के लिए हमें लोन चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए, ड्यूरेशन चाहिए। लोन और इंटरेस्ट का अमाउंट तो दिया होगा, ड्यूरेशन अपने को कैलकुलेट करना है। कौन से दिन से पीसीपी स्टार्ट होगा, डेट ऑफ टेकिंग और डेट ऑफ, एंड एंड कब होगा, तो जिस दिन आपका कंस्ट्रक्शन उसके पहले जो 31 मार्च गया तब, बराबर। अपन ने एक स्टेटमेंट माने वहां पे मारा था, क्या याद करो, कि जिस साल में कंस्ट्रक्शन उस साल की इंटरेस्ट को हम प्री और पोस्ट में डिवाइड सारी पोस्ट में डाल देंगे। याद आया? पक्का? फिर उसके बाद कल हमने आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टीज पढ़ा कि प्रॉपर्टी एसओपी कब होगी वो डिफाइंड है। 3 सिचुएशन में अगर आप फॉलो हो गए तो वो एसओपी है, नहीं तो फिर कहने से वो एलओपी मानी जाएगी। और हमने कल जीएवी के कैलकुलेशंस भी देखे थे, वो डिफरेंट केसेस के अंदर, बराबर। चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब पहली चीज आज क्या डिस्कस करनी है अपने को, तो ध्यान से समझो। अपन जब जीएवी कैलकुलेट करते तो स्टेप नंबर 1 क्या है बोलो, एक्सपेक्टेड रेंट, एंड स्टेप नंबर 2 क्या है, एक्चुअल रेंट। इसमें से क्या माइनस करते हैं, अनरियलाइज्ड रेंट, ये माइनस करते हैं। सुनो अब समझो, आपका एक्सपेक्टेड रेंट इज 25 लाख। कितना है एक्सपेक्टेड रेंट? एक्चुअल रेंट इज 30 लाख। आपको एक्चुअली में जो आने वाला है वो आने वाला है 30। अब आपका जीएवी क्या होना चाहिए मुझे बताओ, 30 लाख होना चाहिए। अब लोग है ना, लोग यहां पे थोड़ा सा प्लानिंग करते थे। प्लानिंग क्या, कि एक्सपेक्टेड रेंट इज 25, एक्चुअल रेंट 30 है। मतलब समझो मैंने अगर प्रॉपर्टी मिस्टर ए को भाड़े पे दी है, तो इससे मुझे पता है कि 30 लाख आने वाला है। अब मुझे पता है कि एक्सपेक्टेड रेंट 25 है। मैं क्या करता था, इसको बोलता था कि भाई तू एक काम कर, मुझे तू 25 लाख रुपया ही पे कर। मैं क्या करूंगा पता है, 5 लाख रुपया तू मुझे दे दे, बट मैं अपने बुक्स में दिखा दूंगा कि इसने मुझे पे, एंड मैं दिखा दूंगा कि अनरियलाइज्ड रेंट है, और इस फिगर को मैं 25 लाख पे लेके आऊंगा ताकि मेरा जीएवी कितना हो जाए, 25 लाख। कुछ आ रहा है समझ में? सो लोग है ना, लोग अनरियलाइज रेंट माइनस करते थे, लेकिन एक्चुअली में ये अनरियलाइज रेंट होता नहीं था। ये एक बोगस अनरियलाइज रेंट है, फेक, कुछ है नहीं एक्चुअली में, बट लोगों ने माइनस कर दिया अनरियलाइज रेंट। और क्यों माइनस किया? जस्ट टू मैच स्टेप 2 विद स्टेप नंबर 1। आपका जब भी स्टेप नंबर 1 कम होगा, कम एज कंपेयर टू स्टेप नंबर 2, कहने से आप दिखा दो अनरियलाइज रेंट, और सामने वाले टेनेंट से पैसा तो ले लो, लेकिन कैश में ले लो। मतलब तुम्हें तो 30 लाख मिल ही गया, लेकिन तुम्हें टैक्स देखो 25 पे ही लगा, मतलब योर जीएवी इज 25। सो लोग है ना, अनरियलाइज रेंट होती नहीं थी तो भी वो लोग दिखा देते थे, सामने वाले को बोलते थे कि भाई तू कैश में पे कर दे, और हम बुक्स में दिखा देंगे अनरियलाइज्ड रेंट। अब इसी रीजन के वजह से गवर्नमेंट ने एक प्रोविजन बनाया, क्या, कि अनरियलाइज रेंट हम आपको माइनस करने देंगे। आप माइनस करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, लेकिन ये माइनस आप तभी कर सकते हो जब 4 कंडीशंस सैटिस्फाई हो। कितनी कंडीशंस? और ये 4 कंडीशंस उन्होंने दे दिए इन रूल नंबर 4। आपको याद हो तो क्वेश्चंस के अंदर देखो बार बार आ रहा है,
कि अनरियलाइज रेंट इज दिस मच एंड कंडीशंस ऑफ रूल 4 आर सेटिस्फाइड. सो अब ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो ही आपको अनरियलाइज रेंट माइनस करने मिलेगा. इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, सो यू विल अज्यूम दैट ऑल द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड. सो 4 कंडीशंस उन्होंने डाल दी. अगर ये 4 कंडीशंस क्या हो जाती है तो ही आप अनरियलाइज रेंट जो है वो क्या कर सकते हो, माइनस कर सकते हो. आप अनरियलाइज रेंट क्या कर सकते हो, माइनस कर सकते हो. सो अब वो 4 कंडीशंस पढ़ने का टाइम आ चुका है. सो अब ध्यान से समझो. ये नोट नंबर 3 दिख रहा है आपको, ट्रीटमेंट ऑफ अनरियलाइज रेंट. अनरियलाइज रेंट इज अलाउड एज डिडक्शन. डिडक्शन मतलब आप स्टेप नंबर 2 में से माइनस करते हो. अलाउड एज डिडक्शन इफ फॉलोइंग कंडीशंस आर. एक बार एग्जाम में थियरी क्वेश्चन आ चुका है ये चीज पे. सो बराबर से समझो. कंडीशन नंबर 1 क्या लिखा है, द टेनेंसी इज बोनाफाइड. सेकेंड कंडीशन, the defaulting tenant has vacated or steps have been taken to compel him to vacate the property. The defaulting tenant is not in occupation of any other property of assessee. And last, legal proceedings are initiated for recovery of rent. ये 4 कंडीशंस हैं. अगर ये चारों कंडीशंस क्या हो जाएगी तो ही हम आपको अनरियलाइज रेंट क्या करने देंगे, माइनस करने देंगे. पहला कंडीशन देखो क्या लिखा है, द टेनेंसी इज. इसका मतलब क्या कि जो ओनर है एंड जो टेनेंट है इन दोनों के बीच में एक लीगल रिटर्न अग्रीमेंट होना चाहिए. क्या होना चाहिए, लीगल रिटर्न अग्रीमेंट. तो समझो मैंने अगर एक प्रॉपर्टी मिस्टर ए को भाड़े पे दी है तो मेरे और इसके बीच में क्या होना चाहिए, एक लीगल रिटर्न अग्रीमेंट. क्यों अग्रीमेंट होना चाहिए एंड व्हाई इट शुड बी अ रिटर्न अग्रीमेंट. अंडरस्टैंड, इफ इट इज अ रिटर्न अग्रीमेंट देन रेंट अमाउंट विल बी मेंशन इन दैट अग्रीमेंट के मंथली रेंट इज 1 लाख रुपीस. अब मुझे साल का कितना मिलना चाहिए, 12 लाख. अब अगर मेरे बैंक स्टेटमेंट में समझो 10 लाख ही दिख रहा है, रिसीव हुआ है, कि नहीं से मैं अग्रीमेंट और मैं बैंक स्टेटमेंट दोनों दिखा के ये प्रूव कर सकता हूं कि देयर इज अनरियलाइज रेंट ऑफ 2 लाख रुपीस. सोचो अगर ऐसा कोई अग्रीमेंट नहीं है, मैं ऐसे बोल रहा हूं क्या कि मैंने इनको प्रॉपर्टी भाड़े पे दी है एंड देयर इज नो अग्रीमेंट. देयर इज नो अग्रीमेंट और मैं बोल रहा हूं मेरा भाड़ा फिक्स हुआ था 12 लाख, इन्होंने दिया है 10 लाख. अब ये प्रूव कहां से कर पाऊंगा मैं. सो इसीलिए पहले आप प्रूव करो क्या कि सच में अनरियलाइज रेंट है तो ही हम आपको माइनस करने देंगे. सो आप पहले प्रूव करो. प्रूव कैसे करोगे, तो देयर शुड बी एन अग्रीमेंट. अग्रीमेंट में क्या लिखा होगा, रेंट का अमाउंट, कि मैं आपसे कितना रेंट चार्ज करूंगा हर महीने. समझो रेंट का अमाउंट लिखा है 1 लाख, तो साल का कितना हो गया, 12 लाख. अब हर महीने की रेंट आ रही है 1 लाख 1 लाख 1 लाख, 12 लाख मिलना चाहिए. अब मेरा बैंक स्टेटमेंट बोल रहा है कि 10 लाख ही आया है. अब मैं प्रूव कर सकता हूं क्या कि देयर इज अनरियलाइज रेंट. ये देखो अग्रीमेंट के हिसाब से 12 मिलना चाहिए, भाई साहब ने दिया कितना है, 10 लाख, 2 लाख का अनरियलाइज रेंट है. सो आपको अनरियलाइज रेंट, अब मुझे अनरियलाइज रेंट माइनस करने कब मिलेगा, जब नंबर 1 मेरे दैट इज ओनर एंड टेनेंट के बीच में क्या है, अग्रीमेंट होना चाहिए इन राइटिंग. दूसरा पॉइंट, समझो मैंने इनको प्रॉपर्टी भाड़े पे दी है और समझो ये भाई साहब रेंट नहीं पे कर रहे, देयर इज अनरियलाइज रेंट. थोड़ा सा सोचो, क्या मैं इसको वो प्रॉपर्टी में रहने दूंगा कि निकाल दूंगा, निकाल दूंगा. या तो निकाल दूंगा, नहीं इसको बोल दूंगा भाई तू प्रॉपर्टी खाली कर दे, निकाल दिया तो ठीक है. बट अगर ये निकल नहीं रहा है तो एटलीस्ट मैं कुछ ना कुछ स्टेप्स लूंगा इसको निकालने के लिए. कैसे स्टेप्स, मतलब क्या, तो मेरे पास अग्रीमेंट है,
अग्रीमेंट की कॉपी लेके चला जाऊंगा पुलिस स्टेशन में, मैं बोलूंगा भाई साहब 2 महीने से रेंट पे नहीं कर रहे और मेरा घर भी खाली, तो ये मैं क्या कर रहा हूं, स्टेप्स ले रहा हूं इसको प्रॉपर्टी खाली करवाने के लिए। सो अगर एज अ ओनर मैं बोल रहा हूं क्या कि देयर इज अनरियलाइज रेंट, तो या तो मैंने वो टेनेंट को निकाल दिया है या फिर मैंने स्टेप्स लिए हैं निकालने के लिए। अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं कि देयर इज अनरियलाइज रेंट और ये टेनेंट को मैंने निकाला ही नहीं है या मैंने कोई स्टेप्स नहीं लिए, तो फिर हम सागर तुझे अनरियलाइज रेंट माइनस कर रहे हैं, नहीं देंगे। फिर हम ऐसा ही समझेंगे कि तुझे रेंट मिल रहा है, तो ये बोगस अनरियलाइज रेंट बता रहा है। सो अगर मैं ओनर हूं और ये भाई साहब टेनेंट है, तो मेरे को क्या करना है इधर, तो ये जो टेनेंट है या तो उसको मेरे को निकाल देना है या फिर मुझे एटलीस्ट स्टेप्स लेने हैं क्या करने के लिए, उसको निकालने के लिए। इसको निकालने के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, स्टेप्स। समझ में आ रहा है क्या? अगर मैं बोल रहा हूं कि 2 लाख का अनरियलाइज रेंट है, मैंने ये टेनेंट को निकाला या मैंने कोई स्टेप्स भी लिए नहीं है इसको निकालने के, तो तुम्हें समझ में आ रहा है, फिर देयर इज नो अनरियलाइज रेंट, ये बोगस अनरियलाइज रेंट है, हम आपको माइनस करने नहीं देंगे। सो मुझे अनरियलाइज रेंट माइनस करने कब मिलेगा, तो नंबर 1 मेरे और इसके बीच में अग्रीमेंट होना चाहिए इन राइटिंग। नंबर 2 या तो मैं इसको निकाल चुका हूं या तो मैंने इसके लिए स्टेप्स लिए हैं निकालने के लिए। सब लोग अग्री कर रहे हो ये चीज पे? थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, द डिफॉल्टिंग टेनेंट इज नॉट इन ऑक्यूपेशन ऑफ एनी अदर प्रॉपर्टी ऑफ असेसी। अब इसका मतलब क्या, समझो मैं इनको एक प्रॉपर्टी भाड़े पे दी है एंड मैं अब बोल रहा हूं क्या कि एक प्रॉपर्टी इनको जो भाड़े पे दी है उस पे देयर इज अनरियलाइज रेंट ऑफ 2 लाख, बराबर। अब मुझे बताओ क्या एज अ ओनर मैं इसी पर्सन को मेरी दूसरी कोई प्रॉपर्टी भाड़े पे दूंगा कभी भी? अगर समझो मैं इसको मेरी कोई दूसरी प्रॉपर्टी भाड़े पे दे रहा हूं और मैं बोल रहा हूं कि देयर इज अनरियलाइज रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी नंबर 1, यानी से अब मुझे प्रॉपर्टी 1 में अनरियलाइज रेंट माइनस करने नहीं मिलेगा, क्योंकि जब तुझे पता ही है कि वो भाई साहब पहले प्रॉपर्टी का रेंट पे नहीं कर रहा है तो तू उसको दूसरी प्रॉपर्टी दे क्यों रहा है, और जब तू उसको दूसरी प्रॉपर्टी दे रहा है इसका मतलब वो पहली प्रॉपर्टी का रेंट रेगुलरली पे कर रहा होगा, तू उसे बोगस अनरियलाइज रेंट बता रहा है। कुछ समझा कि नहीं समझा? सो द डिफॉल्टिंग टेनेंट इज नॉट इन ऑक्यूपेशन, मतलब दूसरी कोई प्रॉपर्टी में ये पर्सन का इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए ओनर की। एंड लास्ट, लीगल प्रोसीडिंग्स आर इनिशिएटेड फॉर रिकवरी ऑफ रेंट। मतलब क्या, अभी समझो इसने 2 महीने का मुझे रेंट पे नहीं किया, तो मैं क्या करेगा, मेरे पास अग्रीमेंट है, मैं कोर्ट में जाएगा, इस पे केस फाइल करेगा ताकि मेरी रेंट जो है मैं उससे क्या कर सकूं, रिकवर। तो लीगल प्रोसीडिंग्स आर इनिशिएटेड, अंडरस्टैंड। पुलिस स्टेशन गया था ताकि प्रॉपर्टी खाली करवा सकूं इससे, अभी कोर्ट में जा रहा हूं ताकि मैं रेंट वसूल कर सकूं। ये समझ में आ रहा है ना? अब समझो मैं बोल रहा हूं कि देयर इज अनरियलाइज रेंट ऑफ 2 लाख रुपीज एंड मैंने कोई लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं की, तो इसका मतलब क्या हुआ रहेगा, कहने से कोई अनरियलाइज रेंट होगी नहीं, कहने से ये सिर्फ बोगस अनरियलाइज रेंट है। सो अगर आपको अनरियलाइज रेंट माइनस करना है तो पहले ये प्रूव करो कि अनरियलाइज रेंट है, और आप प्रूव कैसे करोगे, जब ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई होगी। कंडीशन नंबर 1 क्या है, द टेनेंसी इज। कंडीशन नंबर 2, द डिफॉल्टिंग टेनेंट हैज और स्टेप्स हैव बीन टेकन टू कंपेल हिम टू। द डिफॉल्टिंग टेनेंट इज नॉट इन ऑक्यूपेशन ऑफ एनी अदर प्रॉपर्टी ऑफ। एंड लास्ट, लीगल प्रोसीडिंग्स आर फॉर रिकवरी ऑफ रेंट। सी, इस पे थियरी क्वेश्चन मैंने आपको बोला भी आ चुका है एग्जाम में, तो ये चारों कंडीशन अपने को याद रखना पड़ेगा। मैंने आपको चारों कंडीशन का रीजनिंग समझा दिया है क्या है, क्लियर है सब कुछ? अब इसी से कनेक्टेड पहले एक प्रोविजन है वो डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। इसको अनरियलाइज रेंट को, पता है मैंने अकाउंटिंग टर्म दिया था एक, क्या था ये, बैड डेट्स, बराबर। मतलब ऐसा रेंट जो मिलने वाला ही अब आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा कि जब भी बैड डेट्स होता है तो हम क्या करते हैं, पीएनएल अकाउंट में डेबिट करते हैं, डेबिट।
ये तो कल उठ के क्या हो सकता है, इसका रिकवरी भी तो पॉसिबल है ना। तो रिकवरी होती है, इसका मतलब पैसा आएगा, आया मतलब इनकम है। तो क्या करते हैं हम लोग अकाउंट्स में, क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट इनकम बनाते हैं। अब देखो यहां पे आ जाओ, ये जो कॉन्सेप्ट है वो है रिकवरी। दो चीजों का रिकवरी है, एक है रिकवरी ऑफ एंड दूसरा है रिकवरी ऑफ। सो रिकवरी ऑफ अरियर्स ऑफ रेंट एंड रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट। अब सुनो, व्हाट इज रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट? इट इज रिकवरी ऑफ बैड डेट्स। अब इसका क्या प्रोविजन है ना, पहले वो समझते हैं। और जो प्रोविजन रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट का है, सेम प्रोविजन है फॉर रिकवरी ऑफ अरियर्स ऑफ रेंट। दोनों का प्रोविजन सेम है। अरियर्स ऑफ रेंट का मतलब क्या, ये थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूं। पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं प्रोविजन। रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट, जब भी रिकवरी हुई, जैसे ये चार कंडीशन अभी सिखाई वो सेटिस्फाई हो गई, तो आपने अनरियलाइज्ड रेंट माइनस कर दिया होगा स्टेप 2 में। कल उठ के क्या हुई, रिकवरी, मतलब पैसा। तो अब है ना क्या करना, आप जो भी आपकी रिकवरी हुई है, रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट, बोलो क्या हुआ है, रिकवरी ऑफ। बस एक काम करना, रिकवरी जितना आया पैसा वो लिखना, और इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर देना, कितना, 30%। जो बैलेंस बचा ना वो टैक्सेबल। मतलब जिस भी साल में पैसा रिकवर हुआ उस साल की हाउस प्रॉपर्टी इनकम निकाल लो और उसमें ये 70% ऐड कर दो, डायरेक्ट फाइनल आंसर में ऐड कर दो। जो भी आपका फाइनल आंसर होगा हाउस प्रॉपर्टी का, उसमें ये आंसर ऐड कर दो 70%। मतलब अगर समझो कल उठ के 1 लाख की रिकवरी हुई तो टैक्सेबल कितना, 70,000 टैक्सेबल, खत्म। सिंपल प्रोविजन है। अब सुनो, आपको क्या मिला इधर, क्या मिला, लाउडर। तो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर अनरियलाइज रेंट की रिकवरी हुई है तो कहने से आपके कुछ खर्चे भी तो हुए थे ना अनरियलाइज रेंट रिकवर करने के लिए। जैसे आपने कोर्ट में केस किया था, पुलिस में कंप्लेंट की थी, कहने से तो वो सारे खर्चे जो हुए हैं अपने लीगल खर्चे, उसका क्या करेंगे। तो वो सारे खर्चे मतलब आपके जो भी एक्चुअल एक्सपेंसेस है उसको क्या करोगे आप, इग्नोर। क्यों इग्नोर, अरे मिल रहा है ना स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो आपको कभी कभी वो लोग क्या करेंगे, बोलेंगे रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट 1 लाख एंड लीगल एक्सपेंसेस और लिटिगेशन एक्सपेंसेस इनकर्ड इज 40,000। क्या करोगे आप, 40 को इग्नोर करो, 1 लाख में से 30% माइनस करके 70% टैक्स। अरे सुना आपने। तो आपको ब्लाइंडली क्या करना है, 70% पे टैक्स कर देना है, 70% इज टैक्सेबल। इतना क्लियर हुआ। तो पहला पॉइंट, रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट क्या हो जाएगी, टैक्सेबल। उसमें से क्या माइनस करने मिलेगा, कितना। और कोई अगर लीगल वीगल खर्चा हुआ है क्या करेंगे, लाउडर, इग्नोर। अच्छा ये कौन से ईयर में टैक्सेबल होगा, ईयर। तो जिस साल में रिकवरी होगा। अरे जब आएगा तभी तो पता चलेगा टैक्सेबिलिटी। तो इधर आप कोई ड्यू बेसिस का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं कर सकते हो, इधर रिसीव बेसिस पे टैक्स करना पड़ेगा। अब एक लास्ट पॉइंट बराबर से पहले समझो 18-19 प्रीवियस ईयर चल रहा था, मैंने इनको प्रॉपर्टी भाड़े पे दी थी, इन्होंने रेंट पे नहीं किया, 4 कंडीशन क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। मैंने अनरियलाइज रेंट स्टेप नंबर 2 में माइनस कर दिया, डिडक्ट कर दिया, हो गया 18-19 ईयर चला गया। अभी चल रहा है 24। इस ईयर में अनरियलाइज रेंट क्या हुआ, रिकवरी हुआ, रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट। बट अब हुआ क्या था पता है, ये 2 सालों के बीच में 21-22 में समझो वो हाउस प्रॉपर्टी है ना, हाउस प्रॉपर्टी मैंने वही प्रॉपर्टी बेच दी थी, मैंने वो प्रॉपर्टी बेच दी थी। तो अनरियलाइज रेंट हुआ, प्रॉपर्टी बेच दी, फिर रिकवरी हुआ है ऑफ अनरियलाइज रेंट। सो मैं क्या सिखाना चाहता हूं कि जब रिकवरी हो रहा है कहने से वो टाइम पे मैं ओनर
मैं ओनर नहीं हूं। तुम्हें समझ में आया? मैं ओनर नहीं हूं। क्यों नहीं हूं ओनर? बेच दिया है ना। और हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर का स्टार्ट याद करो, सेक्शन 22 में वन ऑफ द कंडीशन इज कि यू शुड बी। मैं तो ओनर तो भी ध्यान में रखना, ये रिकवरी पे टैक्स हाउस प्रॉपर्टी में ही लगेगा। तो भी टैक्स आपको, ये स्पेसिफिकली सेक्शन 25A में लिखा है। 3 पॉइंट लिखे सेक्शन 25A के अंदर। पहला पॉइंट पढ़ो, क्या लिखा है? टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसीट और रियलाइजेशन। सो मैंने क्या बोला आपको? रिसीट बेसिस पे टैक्स भरना है। कंडीशन पॉइंट नंबर 2 देखो, क्या मिलेगा आपको? डिडक्शन। कितना? 30% ऑफ रेंट रिसीव्ड और रियलाइज्ड। Actual expenses like legal expenses are to be and taxable even if assessee is not the owner of the property in the financial year of receipt or realization. समझा कि नहीं समझा? समझा। अब ये मैंने आपको पढ़ाया क्या? रिकवरी ऑफ लाउडर। अब क्या पढ़ना है? रिकवरी ऑफ प्रोविजन सेम ही है जो बढ़ाया वही। स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करो, लीगल एक्सपेंस कुछ हुआ रहेगा तो इग्नोर, टैक्सेबल इवन इफ यू आर नॉट द ओनर। प्रोविजन इज सेम, बट क्वेश्चन इज व्हाट इज, अच्छा व्हाट इज अनरियलाइज रेंट? रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट, इट इज रिकवरी ऑफ बैड डेट्स। बट अब क्वेश्चन इज व्हाट इज अरियर्स ऑफ रेंट? अरियर्स ऑफ रेंट का मीनिंग क्या, वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। पहले तुम्हें अरियर्स ऑफ रेंट का मीनिंग छोड़ के बाकी सब कुछ समझा इधर से सब लोगों को? अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं व्हाट इज अरियर्स ऑफ रेंट। याद रखना, अभी मैं आपको सिखा रहा हूं अरियर्स ऑफ रेंट। यही कॉन्सेप्ट शायद अपने कल के लेक्चर में वापस आ जाएगा एंड ये आएगा अरियर्स ऑफ सैलरी बन के कॉन्सेप्ट वहां पे। सो आज या तो कल देखते कैसे टाइम बैठता है, बट ये कॉन्सेप्ट आएगा। तो अभी एक बार मैं आपको सिखा रहा हूं, वापस से ये कॉन्सेप्ट बताऊंगा, बट अभी बराबर से समझना व्हाट इज अरियर्स ऑफ रेंट। ध्यान देना, समझो कि मैंने इसको प्रॉपर्टी जो है ना, प्रॉपर्टी भाड़े पे दी। मैंने इनको प्रॉपर्टी जो है वो भाड़े पे दी और हमारा 3 साल का अग्रीमेंट बना था। कितने साल का अग्रीमेंट बना था? 3 साल का मैंने अग्रीमेंट बनाया। मैंने इनको बोला भाई आप प्रॉपर्टी लो और मेरे को महीने का 30,000 भाड़ा देना। अब हुआ क्या, जैसे ही हमारा अग्रीमेंट बना, समझो मैं यहां से चला गया आउटसाइड इंडिया और मैं वहां पे सेटल हो चुका हूं। मेरी एक प्रॉपर्टी यहां पे है जिससे ये भाई साहब 30,000 भाड़ा दे रहे हैं। अब पहले साल में इन्होंने 30,000 रुपया पे किया मुझे, 30,000 पर मंथ रेगुलरली। मेरा बैंक अकाउंट तो था इनके पास, पैसा डाल देते थे अकाउंट में। सेकेंड ईयर भी इन्होंने 30,000 पर मंथ का पेमेंट किया, यहां पे भी इन्होंने 30,000 पर मंथ का पेमेंट किया। तीनों साल में 30 रेगुलरली पे कर रहे थे। 3 साल हो गए, मुझे रेगुलरली रेंट मिल रहा था और तुम समझो मैं इंडिया में था ही नहीं, सो ओनर कभी प्रॉपर्टी विजिट करने भी नहीं आ रहा था। अब एज अ ओनर मुझे क्या चाहिए? मैं ऐसे टेनेंट को भाड़े पे दूं जो रेगुलरली रेंट पे कर रहा है, और एज अ टेनेंट क्या चाहिए उसको कि भाई ओनर का चिक चिक नहीं हो। तो मैं तो था ही नहीं इधर, तो उसको भी शांति था, मेरे को भी शांति था। अब मेरे को क्या चाहिए था कि मैं इसी को भाड़े पे दूं, क्योंकि रेगुलरली बंदा रेंट तो भर रहा है, और इसको भी चाहिए था कि वो ये घर में आगे और कंटिन्यू करे। लेकिन तुम समझो मैं कहां पे हूं अभी। अब हमारी फोन पे बात हुई, सुनना बराबर से, फोन पे बात हुई। मैंने इनको क्या बोला कि भाई अभी मेरे को तो आपको ही प्रॉपर्टी भाड़े पे देना है, 3 साल के लिए ही देना है, पर अभी मैं इंडिया तो आ नहीं रहा हूं। एक काम करते हैं, अपन रेंट है ना, रेंट रखते हैं 35,000, अभी बढ़ाते रेंट। तो इसने बोला नहीं नहीं आप 35 मत रखो, 32 रखो। अब वो फोन पे कुछ कंक्लूड नहीं हुआ। लास्ट हमारा कॉन्वर्सेशन ऐसा हुआ कि अभी आप 32 के हिसाब से पे करो, मैं जब भी इंडिया आऊंगा अपन बैठेंगे, रेंट पक्का 32 से ज्यादा रखेंगे और 35 से कम। कितना रखेंगे वो बाद में देखते हैं, अभी आप 32 के हिसाब से पे तो करो मुझे। बराबर, ये बात हुआ। अब इन्होंने 32,000 मुझे पे कर दिया पर मंथ। मैं 4th ईयर में इंडिया में आया ही नहीं।
फिर इन्होंने 5th ईयर में भी 32,000 के हिसाब से पर मंथ पे करना स्टार्ट कर दिया। मैं इंडिया में आया ही नहीं। अब जो 6th ईयर था, 6th ईयर, तब मैं इंडिया में और इधर हम लोग ने बैठ के डिसाइड किया क्या कि अब रेंट कितना रखना है, और फिर फाइनली डिसाइड हुआ कि रेंट अपने को रखना है 33,000। कितना रखना है बोलो? 33,000। बट अब है ना, अब थोड़ा सा अपना दिमाग चलाओ, 33,000 रेंट होगा, बट तुम्हें समझ में आ रहा है दिस विल बी विथ इफेक्ट फ्रॉम, कैन आई से, ईयर नंबर 4। अरे ओए, क्योंकि मैंने तो इसको बोला था ना 32 रेंट फाइनल, कुछ उससे ज्यादा होगा बट 35 भी नहीं होगा। कितना होगा वो हम बाद में डिसाइड करते हैं। डिसाइड हुआ 6th ईयर में, तो तुम्हें समझ में आ रहा है रेंट 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 बढ़ा, और उसका जो इफेक्ट था ना, इफेक्ट दैट वाज रेट्रोस्पेक्टिवली, मतलब रेंट इज इंक्रीज्ड इन विच ईयर? 6th ईयर, बट विथ इफेक्ट फ्रॉम विच ईयर? So now can I say, now in this case Sagar will be receiving rent of 33,000 into 12 for 6th year, plus can I say he'll receive 1,000 into 24 for 4th and 5th year. So can I say whenever there is increase in rent, an effect of this increment, is retrospective, then can I say I'll be receiving rent of past years in करंट ईयर्स, कहने से उस रेंट को हम बोलेंगे अरियर्स ऑफ रेंट। वो जो 24,000 मिल रहा है ना, दैट इज अरियर्स ऑफ रेंट। मैं एक बार स्टेटमेंट वापस रिपीट कर रहा हूं, व्हेनेवर देयर इज इंक्रीज इन रेंट, एन इफेक्ट ऑफ इंक्रीमेंट इज रेट्रोस्पेक्टिव, इफेक्ट ऑफ इंक्रीमेंट इज retrospective, then in this case you will be receiving rent of in such rent is known as arrears of rent। बोलो समझा? सो ये जो आपको 24,000 मिला, ये रेंट है 4th एंड 5th ईयर का, ये रेंट को हम क्या बोलेंगे? अरियर्स ऑफ रेंट। भेजे में इतना गया। सो ये आपका कौन सा सेक्शन कंप्लीट हुआ? 25A, रिकवरी ऑफ अरियर्स ऑफ रेंट एंड रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट। पहले अनरियलाइज रेंट आप माइनस कर सकते हो जब 4 कंडीशन क्या हो जाएगी? सेटिस्फाई, एंड रिकवरी होगी तब ये प्रोविजन अप्लाई करना है। बोलो इतना समझा आप लोगों को? चलो पहले आप लोग ये लिख लेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ अनरियलाइज रेंट। चलो ओए, आवाज नहीं, फटाफट। अग्रीमेंट बन चुका है, उसके बाद क्या? उसके बाद कैसे कम कर सकते हैं? अग्रीमेंट तो बनना चाहिए। अग्रीमेंट बन गया, उसके बाद अग्रीमेंट पहले ही बना दिया है, फिर अगर एक्सपेक्टेड रेंट ज्यादा हुआ तो कल मैंने कुछ सम्स दिए थे, वो किए आपने सॉल्व? आंसर्स आए आप लोगों के? अग्रीमेंट में लिखा है ना 13। हाँ हाँ, तो तू क्या दिखाएगा? एक्चुअल रेंट फॉर द पीरियड प्रॉपर्टी वाज लेट आउट, तो ड्यू बेसिस पे कितना आएगा तेरा इनकम? तो फिर ये बराबर, ये हो गया लिख के। रिसीव बेसिस पे थोड़ी टैक्स लग रहा है, ड्यू बेसिस पे टैक्स है। तेरे को 1 लाख अगर क्या दिखाएगा फिर? तो वो 4 कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए ना। तो 25A लिखेंगे। डन। चलो अब यहां पे ध्यान दो,
अब फ्रेंड्स, अब आप लोगों ने टीडीएस करके वर्ड सुना होगा, फुल फॉर्म मुझे नहीं चाहिए, कोई मुझे इसका मीनिंग एक्सप्लेन कर सकता है क्या है? रेज योर हैंड्स एंड आंसर। फुल फॉर्म नहीं चाहिए, हाँ बोलिए। वहां पे से ही टैक्स अपने को गवर्नमेंट को दे देना है, ठीक है। चलो, टीडीएस का फुल फॉर्म क्या है? पहले तो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, बराबर। टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। आप लोगों को सिलेबस में पूरा चैप्टर ही है टीडीएस करके, जो अपना लास्ट चैप्टर है। चैप्टर का नाम ही है टीडीएस एंड टीसीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एंड टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। ऐसे दो कॉन्सेप्ट्स हैं। पहले मैं आपको टीडीएस का थोड़ा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर देता हूं क्या है। टीडीएस बहुत बार अपने लेक्चर्स में आगे आने वाला है। कॉन्सेप्ट समझो क्या है, जब जब आएगा तब तब वापस मैं एक्सप्लेन करूंगा। सो पहले तो कॉन्सेप्ट समझ लो टीडीएस का क्या है। ये चैप्टर आप सबसे लास्ट में पढ़ने वाले हो। दो पार्टीज होती है, एक है पेयर और एक है पेई। समझो कि एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड और यहां पे एक पर्सन है मिस्टर ए। एबीसी लिमिटेड मिस्टर ए को कुछ अमाउंट पे कर रहे हैं। अमाउंट कैन बी रॉयल्टी, इट कैन बी प्रोफेशनल फीस, इट कैन बी सैलरी, टेक्निकल फीस हो सकता है, रेंट हो सकता है, इंटरेस्ट हो सकता है। कोई भी अमाउंट पे कर रहे हैं। कौन? एबीसी लिमिटेड। किसको? मिस्टर ए को। समझो मिस्टर ए ने एबीसी लिमिटेड को लोन दिया है तो एबीसी लिमिटेड इंटरेस्ट पे कर रहा है। मिस्टर ए ने एक प्रॉपर्टी एबीसी लिमिटेड को भाड़े पे दी है तो एबीसी लिमिटेड रेंट पे कर रहे हैं। मिस्टर ए कोई सर्विसेज दे रहा है तो वो प्रोफेशनल फीस, सैलरी या टेक्निकल फीस पे कर रहे हैं। सो पेयर जो है, पेयर कुछ अमाउंट पे कर रहा है पेई को। इट कैन बी एनी अमाउंट, इट कैन बी सैलरी, इट कैन बी रॉयल्टी, इट कैन बी टेक्निकल फीस, इट कैन बी रेंट, इट कैन बी इंटरेस्ट, कुछ भी हो सकता है। आज ये पेयर जब ये अमाउंट पे कर रहा है, तुम्हें समझ में आ रहा है पेयर के लिए ये अमाउंट क्या है? तो इट्स एन एक्सपेंडिचर। और यही अमाउंट पेई के लिए क्या है? इनकम। ये इनकम उसको कहां से आ रही है? एबीसी लिमिटेड। सो मैं बोल सकता हूं एबीसी लिमिटेड इज सोर्स ऑफ इनकम। किसके लिए सोर्स ऑफ इनकम है वो? मिस्टर ए के लिए। अब है ना, गवर्नमेंट ने एक प्रोविजन बनाया क्या कि एबीसी लिमिटेड, आप मिस्टर ए को ये अमाउंट पे करने वाले हो। समझो कि ये अमाउंट आप मंथली उसको 1 लाख पे कर रहे हो, 1 लाख पर मंथ। कुछ भी हो सकता है, रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड, कुछ भी हो सकता है। 1 लाख अमाउंट पे कर रहे हो पर मंथ। एक काम करना, एबीसी लिमिटेड है, आप इसमें से कुछ परसेंटेज काट लेना और जो बैलेंस बचेगा ना वही आप मिस्टर ए को दे देना। मतलब मिस्टर ए को आप पूरा 1 लाख मत दो, उसमें से कुछ परसेंटेज काट लो। क्वेश्चन आ रहा है कितना? तो वो परसेंटेज आप लोगों को बाद में पढ़ाए जाएंगे। कहीं पे 5% है, कहीं पे 10% है, कहीं पे 20% है, कहीं पे 30% भी काटना है। तो अभी अपन एग्जांपल ले रहे हैं। समझो टीडीएस कितना परसेंट रखा है? 10%। तो 10,000 आप काट लो, 10,000, और आप मिस्टर ए को 90,000 ही पे करो। और एबीसी लिमिटेड, आप गवर्नमेंट को जाके ये 10,000 रुपया पे कर दो। मतलब अब तुम देखो ये टीडीएस किसको काटना पड़ता है? जो खर्चा कर रहा है कि जिसको पैसा मिल रहा है? जो खर्चा कर रहा है। बट ये जो टैक्स काट रहा है वो किसका टैक्स काट रहा है? नहीं, किसका टैक्स काट रहा है? पेई का। तो जो टैक्स गवर्नमेंट के पास जा रहा है, किसका टैक्स जा रहा है? एबीसी का कि मिस्टर ए का? मिस्टर ए का टैक्स जा रहा है। सो अब जब भी कोई पर्सन क्या करता है? पेमेंट, खर्चा, एक्सपेंस, उसमें से उसको क्या करना रहता है? कुछ अमाउंट काट के गवर्नमेंट को देना रहता है। मैं क्या बोल रहा हूं, 2 मिनट के लिए सोचो, अगर टीडीएस प्रोविजंस नहीं होते तो एबीसी लिमिटेड मिस्टर ए को कितना पे करता? और अब टीडीएस प्रोविजंस है
तो एबीसी लिमिटेड ए को कितना पे कर रहा है और गवर्नमेंट को कितना दे रहा है? मतलब एबीसी लिमिटेड के आउटफ्लो में कोई चेंज हुआ कि नहीं हुआ? क्या नहीं से वो तो 1 लाख पहले भी था, अभी भी 1 लाख ही है। मतलब एबीसी लिमिटेड को कोई अपने जेब से पैसा निकाल के गवर्नमेंट को देना, एबीसी लिमिटेड को तो सामने वाले को जो पैसा दे रहा था उसमें से काट के देना है। अब तुम समझो मिस्टर ए के लिए एबीसी लिमिटेड कौन है? क्या नहीं से सोर्स ऑफ इनकम है। टैक्स इज डिडक्टेड एट सोर्स, मतलब जहां से आपकी इनकम का सोर्स है, वहीं से अगर टैक्स पैसा कट के आ जाए उसको हम बोलते हैं टीडीएस। पहले तुम्हें यह समझा? अब क्या होगा? अब मिस्टर ए है ना, मिस्टर ए ये क्या करेगा पता है? ये जैसे ही साल खत्म होगा, ईयर एंड होगा, वो अपनी नेट टोटल इनकम कैलकुलेट करेगा। नेट टोटल इनकम, अरे 5 हेड्स, ग्रॉस टोटल इनकम माइनस डिडक्शंस, नेट टोटल इनकम निकालेगा। और इस पे वो क्या कैलकुलेट करेगा बोलो? टोटल टैक्स, कि कितना टैक्स भरने को आ रहा है। समझो कि इसका टैक्स भरने को जो आ रहा है वो आ रहा है 1,40,000। तो अब मिस्टर ए क्या बोलेगा पता है गवर्नमेंट को? कि गवर्नमेंट, एबीसी लिमिटेड हर महीने मुझे 1 लाख दे रहे थे, जिसमें से 10,000 आपको दे रहे थे, तो अब मैं आपको 1,20,000 तो ऑलरेडी दे चुका हूं, तो अब आप मुझसे 20,000 ही लेना बस। एंड अगर समझो मिस्टर ए का टैक्स एंड में जाके सिर्फ 80,000 आ रहा है, अरे तो भाई 1,20,000 तो ऑलरेडी दे चुका हूं मैं, गवर्नमेंट आप मुझे 40,000 वापस करो। इसको हम बोलते हैं इनकम टैक्स रिफंड। क्या बोलते हैं हम इसको? इनकम टैक्स रिफंड। मतलब शॉर्ट में मैं क्या बोल रहा हूं पता है? तुम्हें समझ में आ रहा हो? एक लाइन में बोल रहा हूं, ये जो 10,000 10,000 10,000 10,000 एबीसी लिमिटेड ने गवर्नमेंट को जो दिया है ना, दैट इज सिमिलर टू एडवांस टैक्स विच इज पेड बाय मिस्टर ए। फॉर मिस्टर ए व्हाट इज टीडीएस? इट्स एन असेट। कल उठ के उसकी जो भी टैक्स लायबिलिटी आएगी, कहने से उसमें से हम माइनस कर देंगे टीडीएस, क्योंकि उतना टैक्स ऑलरेडी पे हो चुका है। बोलो समझा? अब तुम्हें टीडीएस के कॉन्सेप्ट में कुछ डाउट हो तो मुझे पूछो। इसमें पूरा चैप्टर अपन पढ़ने वाले हैं इन डिटेल, बहुत बड़ा चैप्टर है वो, इन डिटेल पढ़ेंगे। बट एट प्रेजेंट कुछ डाउट हो तो बोलो टीडीएस में, क्योंकि अब इसी से कनेक्टेड एक प्रोविजन करवाना है मुझे। समझा ये? नहीं, कैरी फॉरवर्ड रिफंड लेना पड़ता है। चलो अब मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनना। ये जो टीडीएस चैप्टर है, टीडीएस हमें किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना पड़ेगा? पेयर के पेई? पेयर, क्योंकि उसको टीडीएस काटना है ना। अरे भाई पेयर का ही पूरा प्रोविजन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना पड़े? पेयर के पॉइंट ऑफ, एबीसी के लिमिटेड से पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना, क्योंकि एबीसी को टीडीएस काटना है, एबीसी को गवर्नमेंट को देना है टीडीएस। तो अपने को पूरा चैप्टर किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है? पेयर का पहला ड्यूटी क्या है? पहला ड्यूटी कहने से डिडक्ट टीडीएस, मतलब जो अमाउंट आप पे कर रहे हो ना मिस्टर ए को, उसमें से पहले तो टीडीएस काट लो। और दूसरा ड्यूटी क्या है पेयर का? दूसरा ड्यूटी डिपॉजिट टीडीएस। डिपॉजिट किसके पास? गवर्नमेंट के पास। ये दो पेयर के काम है, मतलब जो पर्सन खर्चा कर रहा है, जिसके लिए एक्सपेंस है, जिसके लिए आउटफ्लो है, उसको दो चीजें करनी है। आउटफ्लो में से पहले टीडीएस काटना है और दूसरा टीडीएस गवर्नमेंट को देना है। बोलो ये समझा? चलो अब मैं इसी से कनेक्टेड आपको प्रोविजन करवा रहा हूं, सेक्शन नंबर 25। थोड़ा सा भी ध्यान से समझना, बहुत ही मस्त प्रोविजन है, रीजन के साथ समझोगे तो यू विल अंडरस्टैंड। समझो एक पर्सन है मिस्टर ए। मिस्टर ए ने एक दूसरे पर्सन मिस्टर बी, जो कहां पे है, वहां से इसने लिया है लोन। क्या लिया है बोलो? लोन। किसके लिए लोन लिया है? हाउस प्रॉपर्टी के लिए। और समझो यही पैसा उसने हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया। और ये जो प्रॉपर्टी है ना उसने रखी है लेट आउट प्रॉपर्टी।
क्या रखी है बोलो? ये एलओपी है, लेट आउट प्रॉपर्टी, भाड़े पे दे दी है। अब लोन जो लिया है ना, लोन वो है 50 लाख का एट द रेट ऑफ 12% इंटरेस्ट। तो अब मिस्टर ए को क्या पे करना पड़ेगा? इसको बोलो क्या पे करना पड़ेगा? इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट 12% के हिसाब से कहना इसे 6 लाख रुपया आएगा। अब मिस्टर ए को है ना, मिस्टर ए को गवर्नमेंट ने बोला है क्या कि जो इंटरेस्ट पे करोगे ना, इसमें से मिस्टर ए आप क्या करना? टीडीएस काट लेना एट द रेट ऑफ 10%। कितना? 60,000। और मिस्टर बी को कितना पे करना? 5,40,000। ये गया मिस्टर बी को, टीडीएस आएगा किसके पास बोलो? गवर्नमेंट के पास। तुम समझ पा रहे हो? तो मिस्टर ए इज पेयर। किसका पेयर है वो? इंटरेस्ट का। और ये कौन है? पेई। हु इज लायबल टू डिडक्ट टीडीएस? पेयर। बराबर? पेयर को बोला है, मिस्टर ए तेरे को बोला है। चलो मिस्टर ए के लिए दिस इज एक्सपेंडिचर, समझ रहा है ना तुम्हें? और मिस्टर ए ने प्रॉपर्टी क्या कर दी है? भाड़े पे दे दी है। प्रॉपर्टी क्या है? लेट आउट है। लेट आउट है तो वो प्रॉपर्टी का क्या आएगा? एनएवी। एनएवी आएगा ना? समझो केस 1, ये प्रॉपर्टी का जो एनएवी है, एनएवी जो है वो आ रहा है 10 लाख। कितना आ रहा है एनएवी? 10 लाख। अब आप क्या माइनस करते हो? डिडक्शन। 24 स्टैंडर्ड, 24 इंटरेस्ट ऑन। चलो स्टैंडर्ड डिडक्शन का अमाउंट कितना हो जाएगा? और लोन 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 पे इंटरेस्ट कितना है? 6 लाख। तो ये 6 लाख इधर से माइनस हो गया, बचा कितना? समझा ना? अब मैं क्या बोल रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से समझो। मिस्टर ए का काम है क्या? टीडीएस काटना। और मिस्टर ए का काम है क्या? टीडीएस डिपॉजिट करना। अगर मिस्टर ए आपने टीडीएस इज डिडक्टेड एंड डिपॉजिटेड, मतलब जो गवर्नमेंट ने बोला है, अगर मिस्टर ए ने वो फॉलो किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर समझो टीडीएस इज नॉट डिडक्टेड, मतलब क्या नॉट डिडक्टेड? मतलब क्या? मिस्टर ए ने मिस्टर बी को पूरा 6 लाख दे दिया, टीडीएस काटा, या फिर टीडीएस इज डिडक्टेड बट नॉट डिपॉजिटेड। मतलब अब कहना इसे, अब मिस्टर ए ने क्या कर दिया? गलती कर दी। मिस्टर ए का कोई खुद के जेब से पैसा जाने वाला था टीडीएस? लाउडर। कहने से वो तो जो इंटरेस्ट पे कर रहा है उसमें से ही देना है। तो अब मिस्टर ए ने अगर टीडीएस काटा, तो मिस्टर ए आप जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो, जो आपके लिए एक्सपेंडिचर है, अगर आपने उसमें से टीडीएस काटा नहीं है या टीडीएस काट लिया है लेकिन गवर्नमेंट को दिया, तो ये जो 10 लाख आपकी एनएवी थी, आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना था? 3 लाख। अब आपने जो इंटरेस्ट पेमेंट किया है, आपने जो उसमें से टीडीएस काटा, और या फिर टीडीएस काटा लेकिन हम तुम्हें इंटरेस्ट माइनस करने नहीं देंगे और तुम्हारी इनकम हो जाएगी 7 लाख। मतलब तुम समझो, दिस इज लाइक अ पनिशमेंट विच इज गिवन टू मिस्टर ए फॉर नॉट डिडक्टिंग टीडीएस और फॉर नॉट डिपॉजिटिंग टीडीएस टू गवर्नमेंट। ये एक टाइप का क्या है? पनिशमेंट है, जो किसको दिया गया है? पेयर को, कि भाई तू टीडीएस काट और गवर्नमेंट को दे। अगर तू नहीं करता है, तेरा टैक्स तो हमने तुझसे मांगा नहीं था, टैक्स किसका था? वो मिस्टर बी का था। अब समझो कि अगर कल उठ के मिस्टर बी जो आउटसाइड इंडिया रहता है वो आके टैक्स ना भरे, तो नुकसान किसका? किसके वजह से हुआ? तो हम मिस्टर ए तेरे को पनिशमेंट देंगे और इसीलिए तुझे वो खर्चा माइनस करने नहीं देंगे और तेरी इनकम हम बढ़ा देंगे। कुछ समझ में आया? बट अंडरस्टैंड दिस प्रोविजन अप्लाइज ओनली इफ लोन इज टेकन फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। आउटसाइड इंडिया से लोन लिया है तो ही, और ये सेक्शन को अब से हम बोलेंगे नो टीडीएस नो डिडक्शन। बोलो क्या बोलेंगे? नो टीडीएस नो डिडक्शन।
नो डिडक्शन। अगर टीडीएस नहीं काटा तो हम आपको डिडक्शन भी नहीं देंगे। तो मैं आया ये प्रोविजन समझ में? ये प्रोविजन को एग्जाम में टारगेट अभी तक नहीं किया गया है। ये आपका एक ही लाइन का यहाँ पे प्रोविजन है, सेक्शन नंबर 25, इनएडमिसिबल डिडक्शन। मतलब क्या? ऐसा डिडक्शन जो मिलता इनएडमिसिबल, मिलेगा नहीं। सो यहाँ पे आपका आ गया कि अगर आपने क्या लिया है, बोलो, लोन, कहाँ से? और आप क्या पे कर रहे हो? तो वो इंटरेस्ट में से क्या काटना पड़ेगा? अगर आपने टीडीएस काटा या काट के गवर्नमेंट को दिया तो फिर क्या हो जाएगा? खर्चा नहीं मिलेगा। बोलो, समझा? इजी है प्रोविजन। वापस मैं बोल रहा हूं, टीडीएस आप लोगों को बार बार अब आएगा आगे जाके। अभी अपन बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड पढ़ेंगे, वहां पे भी टीडीएस आएगा। आगे जाके टीडीएस चैप्टर ही पूरा अपने को पढ़ना है, तो ये बार बार अब आना स्टार्ट हो जाएगा टीडीएस। पर तुम्हें समझ में आया क्या है? चलो पहले ये टीडीएस का एक्सप्लेनेशन लिख देंगे और उसके बाद ये प्रोविजन लिख देंगे।
सबके लिए है, मैंने एग्जाम्पल एलओपी का लिया है। एसओपी हुआ तो एनएवी 0 हो जाएगा। नहीं आएगा ना। चलो डन। हाँ कौन है? हाँ बोल। ओके चलो बढ़ते हैं आगे। अब यहां पे ध्यान दो, 2-3 पॉइंट्स और पहले डिस्कस करते हैं, फिर सम्स पे जाते हैं। अगर आपके पास प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी, अब ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाने जा रहा हूं ये आपको वैसे आता है पहले से। समझो कि आपके पास प्रॉपर्टी है एंड ये प्रॉपर्टी अगर इंडिया में सिचुएटेड है, इंडिया में, चलो प्रॉपर्टी अगर इंडिया में है, फिर आपका रेसिडेंशियल स्टेटस R&OR हो, यानी से तीनों को टैक्स आ जाएगा। सो टैक्सेबल टू ऑल, दैट इज R&OR एंड NR। एंड अगर आपके पास प्रॉपर्टी कहां पे है, आउटसाइड इंडिया है, तो दो पार्ट, रेंट इज रिसीव्ड इन इंडिया, वापस कहने से टैक्सेबल टू ऑल, एंड रेंट इज रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, टैक्सेबल टू R&OR। गया भेजे में, पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, सिर्फ मैं आप लोगों को ये पॉइंट एक्सप्लेन यहाँ पे कर रहा हूँ वापस से, बस ये हो चुका है डिस्कस। तो सिर्फ एक ही चीज याद रखना, अगर प्रॉपर्टी कहाँ पे है, रेंट भी कहाँ मिल रहा है, तो टैक्सेबल किसको होगा, R&OR को टैक्सेबल होगा। रेंट आउटसाइड इंडिया रिसीव हो रहा है ना, तो रेंट आप लोगों को कहने से जो रिसीव होगा वो फॉरेन करेंसी में होगा। आपको सेम प्रोविजन अप्लाई करना है जो मैंने आपको सिखाया। मतलब क्या, GAV कैलकुलेट करो, माइनस म्युनिसिपल टैक्स, NAV, स्टैंडर्ड डिडक्शन, इंटरेस्ट ऑन लोन। सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है, सारी चीजें आपको दी गई होगी इन फॉरेन करेंसी, आपको उसको कन्वर्ट करना रहेगा इनटू रुपीस। फॉरेन करेंसी एक है डॉलर, और भी फॉरेन करेंसीज हो सकती हैं, बराबर। सो आपको सारी फॉरेन करेंसी में अमाउंट्स दी गई होगी, आपको दिया गया होगा कि रेंट इतना मिल रहा है इन फॉरेन करेंसी, आपने वहां के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को वहां पे म्युनिसिपल टैक्स पे किया है, इतना अमाउंट पे किया है इन फॉरेन करेंसी, तो आप लोगों को सारे अमाउंट्स दिए गए होंगे इन लाउडर, आपको उसको कन्वर्ट करने पड़ेंगे इनटू रुपीस, बस उतना ही करना है, जिसके लिए एक्सचेंज रेट वो लोग क्वेश्चन के अंदर देंगे। गया भेजे में ये पॉइंट। नेक्स्ट एक छोटा सा पॉइंट आता है डिस्प्यूटेड ओनरशिप करके। अब एग्जांपल लो कि समझो एक पर्सन है मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स के पास एक हाउस प्रॉपर्टी है, ये मिस्टर एक्स की क्या हो गई, डेथ। अब समझो उसके दो रिलेटिव है, मिस्टर ए और मिस्टर बी, इन दोनों को, ये दोनों ये प्रॉपर्टी लोग को लेके क्या कर रहे हैं, अभी झगड़ा, प्रॉपर्टी को लेके क्या चल रहा है, डिस्प्यूट। मिस्टर ए बोल रहा है मैं ओनर हूं, मिस्टर बी बोल रहा है मैं ओनर हूं। समझो मिस्टर एक्स ने कोई विल नहीं बनाई थी, अब दोनों फाइट कर रहे हैं। अब आप सोचो हाउस प्रॉपर्टी में हम टैक्स किसको लगाते हैं, जो प्रॉपर्टी का,
और इधर कौन सी चीज को लेके डिस्प्यूट है? ओनरशिप को लेके डिस्प्यूट है। तो अब हम क्या करें? समझो कि मिस्टर ए और मिस्टर बी कोर्ट में इनका केस चल रहा है। अब कोर्ट में तो आप सबको पता है कि डिसीजन आने में बहुत टाइम लग सकता है। समझो कोर्ट का डिसीजन आने में 50 साल लग गए। अब 50 साल तक गवर्नमेंट थोड़ी वेट करेगा कि हम टैक्स किससे लें, क्योंकि हम टैक्स उससे लेंगे जो ओनर है, और डिस्प्यूट वही चीज को लेके है कि ओनर कौन है। तो अब जब तक ओनर डिसाइड नहीं होता है, क्वेश्चन आता है हम टैक्स किससे ले। तो क्या गवर्नमेंट 10 साल 15 साल जब तक कोर्ट का डिसीजन नहीं आता तब तक वेट करेगा क्या? तो आंसर इज नो। गवर्नमेंट ने रूल क्या बनाया है कि आपकी प्रॉपर्टी का ओनरशिप को लेके अगर झगड़ा चल रहा है, हम क्या करेंगे, दोनों में से एक पर्सन से अभी टैक्स लेना स्टार्ट कर देंगे। हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि ये प्रॉपर्टी का पोजेशन किसके पास है, या ये प्रॉपर्टी अगर भाड़े पे है तो रेंट किसको मिल रहा है। मींस ऑन द बेसिस ऑफ अदर फैक्टर्स हम क्या करेंगे, दोनों में से एक जन से टैक्स लेना स्टार्ट कर देंगे। दोनों में से एक जन से टैक्स लेना क्या कर देंगे, स्टार्ट। समझो हमने अभी ए को ओनर समझ के, मतलब ओनर मतलब कि उसके पास प्रॉपर्टी का पावर है, पोजेशन है, या उसको रेंट मिल रहा है ये प्रॉपर्टी से, तो हम वो चीज को ध्यान में रख के अभी ए को टैक्स लगाना स्टार्ट कर रहे हैं। समझो कोर्ट का कल उठ के डिसीजन आया क्या कि ए ही ओनर है, तो हमने तो टैक्स उसी को लगाया है, कुछ करने की जरूरत। बट कल उठ के कोर्ट का डिसीजन आया कि ओनर ए बी है, तो अब गवर्नमेंट क्या करेगा, जो भी उसने ए से टैक्स लिया होगा वो उसको वापस कर देगा और बी से टैक्स ले लेगा। कुछ समझा? सो आपका डिस्प्यूट चल रहा है ओनरशिप को लेके, दैट डज नॉट मीन कि गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेगा। गवर्नमेंट अभी आपसे टैक्स तो ले लेगा ऑन द बेसिस ऑफ अदर फैक्टर्स, एक पर्सन से तो वो टैक्स ले ही लेगा। एक और पॉइंट समझो, प्रॉपर्टी विच इज हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। अब इसका मतलब क्या, पहले तो बहुत ही मस्त प्रोविजन है, रीजन के साथ समझोगे तो यू विल अंडरस्टैंड। देखो समझो कि एक पर्सन है, आपका नाम क्या, पार्थ, जो है ये कंस्ट्रक्शन बिजनेस में एंगेज्ड है। किसमें एंगेज्ड है? तो मुझे बताओ, पार्थ के लिए इमूवेबल प्रॉपर्टी या हाउस प्रॉपर्टी क्या हुई, स्टॉक इन ट्रेड हो गई। स्टॉक इन ट्रेड, अरे बराबर ना? क्यों? क्योंकि उसके लिए तो कंस्ट्रक्शन करना ही बिजनेस है, तो उसके लिए क्या हो गया, प्रॉपर्टी स्टॉक इन ट्रेड। सब लोग अग्री कर रहे हो पहले? अब है ना, पार्थ ने क्या किया, समझो एक बिल्डिंग बनाया और ये बिल्डिंग में टोटल 100 फ्लैट्स बनाए, 95 फ्लैट्स इसने बेच दिए। 5 फ्लैट्स ये क्या कर रहा है पता है, अपने बिजनेस में हर साल क्लोजिंग स्टॉक में दिखाता है, नेक्स्ट ईयर ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद वापस क्लोजिंग स्टॉक, नेक्स्ट ईयर ओपनिंग, ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग चला रहा है। बेच नहीं रहा है, बिजनेस के नाम पे ही दिखा रहा है। ये जो कंस्ट्रक्शन बिजनेस है ना, बता रहा है कि मेरा क्या है, अनसोल्ड इन्वेंटरी है। समझ में आता है? अनसोल्ड इन्वेंटरी मतलब स्टॉक इन ट्रेड है जो अभी तक अनसोल्ड है, बिका। तो 100 फ्लैट बनाए, तो इसका सिर्फ पीएनएल अकाउंट सोचो, किसका, पार्थ का। इधर 100 फ्लैट बनाने का खर्चा हुआ रहेगा, 95 फ्लैट इसने बेच दिए, 5 फ्लैट इसने किसमें रखे हैं, क्लोजिंग स्टॉक। अब हर साल क्या कर रहा है पता है, इधर ओपनिंग 5 फ्लैट, क्लोजिंग 5, वापस नेक्स्ट ईयर ओपनिंग 5, क्लोजिंग 5, 5 बेची नहीं रहा है। अब समझो इसने दूसरी बिल्डिंग बनाई, दूसरी बिल्डिंग में भी सेम 95 फ्लैट्स बेचे, 5 फ्लैट बेची नहीं रहा है। क्यों ऐसा कर रहा है? क्योंकि इसको है ना 5 फ्लैट खुद के पास रखने हैं, सुनते जाना, बट ये खुद के नाम पे नहीं कर रहा है, ये बिजनेस के नाम पे दिखा रहा है। क्यों ऐसा? क्योंकि अगर खुद के नाम पे सोचो, इसने 10 फ्लैट कर दिए तो 2 एसओपी हो जाएंगे और 8 और डीएलओपी, मतलब टैक्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। इससे अच्छा बिजनेस के नाम पे दिखाते जाओ अनसोल्ड इन्वेंटरी, हर साल ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग। मैं थोड़ी डीएलओपी रख रहा हूं,
मैं थोड़ी सेल्फ ऑक्यूपाई रख रहा हूं, मेरा तो प्रॉपर्टी क्या है, स्टॉक इन ट्रेड है, मेरे तो बिजनेस में दिखाते जा रहा हूं। सो जो लोग किस में एंगेज थे, ये लोग जानबूझ के क्या करते थे, फ्लैट खुद के नाम पे नहीं करते थे, बिजनेस के नाम पे रहने देते थे। खुद के नाम पे कर दिया तो दो ही एसओपी हो सकता है, बाकी डीएलओपी लेना पड़ेगा। इससे अच्छा बिजनेस के नाम पे दिखाते जाओ, यूज करना होगा तो कर लेना, पता किसको चलने वाला है। हर साल बिजनेस में क्या दिखाओ, ओपनिंग क्लोजिंग ओपनिंग क्लोजिंग ओपनिंग क्लोजिंग, बैठ रहा है दिमाग में, बैठ रहा है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने एक प्रोविजन बनाया कि जो लोग किसमें एंगेज्ड हैं, लाउडर, जो लोग किसमें एंगेज्ड हैं, कंस्ट्रक्शन बिजनेस में जो लोग एंगेज्ड हैं, हम आपको 2 साल का टाइम दे रहे हैं, 2 साल। और कब से 2 साल, फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच सीसी इज ऑब्टेन्ड। सीसी का मतलब है कंप्लीशन सर्टिफिकेट। बिल्डिंग का है ना, बिल्डिंग का सीसी बनता है जब वो बिल्डिंग क्या हो जाता है, खत्म, तो उसका एक सीसी निकलता है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट। हम आपको कितने साल का टाइम दे रहे हैं, बोलो। 2 साल। कब से 2 साल, एंड ऑफ द ईयर इन विच सीसी इज ऑब्टेन्ड। मतलब देखो, समझो कि बिल्डिंग बन गया, सीसी आया 15 सितंबर 2024 में, इसके एंड में जाओ, मतलब 31 मार्च 25 प्लस 2 साल करो, 31 मार्च 27। हम आपको 31 मार्च 27 तक का टाइम दे रहे हैं, तब तक आपके सारे फ्लैट्स बिक जाने चाहिए। तुम सोचो, बहुत सफिशिएंट टाइम दिया है। अभी फ्लैट बिकना स्टार्ट कब से होते पता है, जब से बिल्डिंग बनना स्टार्ट नहीं हुआ है। बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन सिर्फ स्टार्ट होता है, कहने से फ्लैट तो बिकना स्टार्ट हो जाते हैं। ये तो बोल रहे बिल्डिंग बन गया, सीसी आया, उसके भी एंड में जाओ, वहां से 2 साल, मतलब कहने से आपको सफिशिएंट टाइम दिया है। अगर आपके फ्लैट्स तब तक बिके नहीं है, मतलब 2 साल खत्म हो गए, उसके बाद भी आप बोल रहे हो कि देयर इज अनसोल्ड फ्लैट्स, क्लोजिंग स्टॉक में आप अपने फ्लैट्स दिखा रहे हो, तो फिर जब तक आपके फ्लैट बिकेंगे हम उसको डीएलओपी मान लेंगे। मतलब जब तक फ्लैट नहीं बिके तब तक आप ऐसा समझो लेट आउट है, और आके हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स भरो, और जब बिकेंगे तब बिजनेस में टैक्स भरना। कुछ समझ में आया? ये तो तुम डीएलओपी नहीं ले रहे थे, तुम क्या कर रहे थे, फ्लैट को जानबूझ के बिजनेस के नाम पे दिखा रहे थे, और तुम्हें टाइम दिया, कितना टाइम, कब से, एंड ऑफ द ईयर इन विच सीसी इज ऑब्टेन्ड, तब से लेके 2 साल तक फ्लैट को तुम बेच दो, तब तक कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद भी अगर तुमने अपने ओपनिंग क्लोजिंग में दिखाया, तो हम ऐसा समझ लेंगे कि ये फ्लैट्स लेट आउट है, उस पे टैक्स लगाएंगे आपको हाउस प्रॉपर्टी में, और जब बिकेगा तब बिजनेस में टैक्स, क्योंकि आपके लिए वो स्टॉक है ना, इसीलिए बिजनेस में टैक्स। क्लियर? तो इसका मतलब आप या तो खुद के नाम पे कर लोगे तो भी डीएलओपी हो सकते हैं, बिजनेस के नाम पे रखोगे तो भी अब डीएलओपी होंगे। ओए क्लियर? सो ये आपके 3 पॉइंट्स है जो अदर कॉन्सेप्ट्स हेडिंग के अंदर फॉलो होते हैं। पहला, प्रॉपर्टी विच इज हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, प्रॉपर्टी एंड रेसिडेंशियल स्टेटस का ये कॉम्बिनेशन, एंड लास्ट डिस्प्यूटेड ओनरशिप। चलो ये तीनों पॉइंट्स पहले आप लिख लेंगे।
क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 5.8 सोल्यूशन नहीं देखना, सॉल्व करना स्टार्ट करो। जितना हो सके पहला सारा डेटा है ना रमेश और सुरेश का अलग अलग कर दो, तो तुम्हारे लिए क्वेश्चन इजी हो जाएगा। स्टार्ट। पहले तो प्रॉपर्टी ड्रॉ कर लो, कैसी दिख रही है प्रॉपर्टी, रमेश की क्या होगी, सुरेश की क्या होगी। पता है मैंने कल आपको 6 केसेस करवाए थे जीएवी कैलकुलेशन के, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो पहले सब डेटा एक साथ लिख लो तो तुम्हारे लिए क्वेश्चन इजी होगा। चलो यहां पे ध्यान दो। अभी रमेश एंड सुरेश कंस्ट्रक्टेड देयर हाउस on a piece of land purchased by them at Mumbai. The built up area of each house is 1500 square feet. Ground floor and equal area on first floor. Ramesh started construction on 1/4/23 and he completed construction on which date? 1/4/24. सो देखो दोनों के पास घर है, मिस्टर रमेश एंड मिस्टर सुरेश। अब दोनों के पास घर है। अच्छा एक और पॉइंट, सुरेश ने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया 1/4/23 को और उसका कंस्ट्रक्शन खत्म हुआ 30 जून 24। तो मैं क्या बोल रहा हूं, रमेश जो है उसके पास तो प्रॉपर्टी कहने से पूरे साल थी, ग्राउंड फ्लोर एंड, बट सुरेश के पास तुम्हें समझ में आ रहा है प्रॉपर्टी थी फॉर 9 मंथ्स, फर्स्ट फ्लोर एंड ग्राउंड फ्लोर। ये 9 मंथ्स के लिए 17 से लेके 31 मार्च 25, और इसके पहले 3 महीना कंस्ट्रक्शन चला था, 1 अप्रैल 24 से लेके 30 जून 24 तक, बराबर। अच्छा अब यहां पे क्या लिखा है, रमेश स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन, सो इधर डेट ऑफ स्टार्टिंग कंस्ट्रक्शन इज 1/4/23 एंड डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन इज 1/4/24। सुरेश के केस में सुरेश स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑन 1/4/23, so date of starting construction 23 and date of 30th June 24, बराबर। Ramesh occupied the entire house from 1/4/24
तो रमेश ने क्या किया, पूरा घर एसओपी रखा. सुरेश ऑक्यूपाइड ग्राउंड फ्लोर एंड लेट आउट द फर्स्ट फ्लोर फॉर अ रेंट ऑफ 15,000. सो ग्राउंड फ्लोर उसने क्या किया, एसओपी, एंड फर्स्ट फ्लोर उसने लेट आउट किया, बट टेनेंट वेकेटेड एंड देन सुरेश ऑक्यूपाइड द प्रॉपर्टी. इसका मतलब तुम्हें समझ में आ रहा है, ये प्रॉपर्टी 6 महीने के लिए लेट आउट था और 3 महीने के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड था. अब मैं क्या बोल रहा हूं, अब आगे इंफॉर्मेशन दी है, म्युनिसिपल वैल्यू क्या है, फेयर रेंट क्या है. ठीक है, रमेश हैज अवेल्ड अ हाउसिंग लोन ऑफ 20 lakhs at the rate of 12% interest on 1/4/23. So date of taking loan is 1/4/23. Loan amount 20 lakhs, rate of interest 12%. And Suresh has availed a housing loan of 12 lakhs at the rate of 10%. So date of taking loan 1/7/23, loan amount and rate of interest 10%. No repayment was made by either of them till 31st March 25. Compute income from house property of Ramesh and Suresh. पहले तो मुझे बताओ, रमेश की प्रॉपर्टी पे कौन से प्रोविजंस लगेंगे. तो उसमें तो ज्यादा दिमाग चलाना ही नहीं है. करंट ईयर की इंटरेस्ट कैलकुलेट करनी है, करंट ईयर की इंटरेस्ट आएगी और 1/5 ऑफ पीसीपीआई आएगा. दोनों को ऐड करो, टोटल निकालो. अगर 2 लाख से ज्यादा है तो 2 लाख तक मिलेगा. बोलो हाँ या ना. मेन है अभी सुरेश. सुरेश के केस में कौन सा प्रोविजन अप्लाई होगा, इधर के नहीं से ग्राउंड फ्लोर पे एंड फर्स्ट फ्लोर पे एलओपी होगा. बोलो समझा कि नहीं समझा, पक्का. तो अब तुम्हारे लिए क्लियर हो गई यहां पे सारी चीजें. रमेश के केस में तो पहले तो पीसी, मैं अभी रफ में लिख रहा हूं, पीसीपी निकालो रमेश के केस में 1/4/23 से लेके 31st मार्च 24, 12 महीना पीसीपी हो गया. पीसीपीआई इज इक्वल टू 20 lakhs इंटू 12%, इंटू 12/12 करोगे तो वो तो वही हो गया 2,40,000. आपका जो प्रीवियस ईयर है वो है 24-25. करंट ईयर इंटरेस्ट लिखोगे विच इज 20 lakhs इंटू 12%, दैट इज 2 lakh, एंड 1/5 ऐड कर दो, 1/5 ऑफ पीसीपीआई. कितना आ रहा है, टोटल कितना हो रहा है 2 लाख. ये टोटल हो गया. मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलेगा 2 लाख. बोलो ये समझा कि नहीं समझा सब लोगों को. अब इसमें आपको 2 चीजें करनी पड़ेगी, हाफ एसओपी और हाफ एलओपी. बट अब है ना, एलओपी में एक चीज क्या ध्यान में रखनी है पता है आप लोगों को, ये जो म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट और सब दिया है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. क्या लिखा है पता है, ईच, मतलब ग्राउंड फ्लोर का और फर्स्ट फ्लोर का है ये. मतलब 1 लाख ग्राउंड फ्लोर का भी है, 1 लाख फर्स्ट फ्लोर का भी है, ईच यूनिट का है. तो आपको ये क्या किया है, एसओपी का भी दिया है, एलओपी का भी दिया है. अपने लिए रेलेवेंट कौन सा है, एलओपी का ही रेलेवेंट है. ईच यूनिट बोला है ना. पर अब उसमें भी तुम्हें याद हो तो कहने से हमने अरे पास 3 महीना तो प्रॉपर्टी था ही नहीं, तो हमें ये म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट को क्या करना पड़ेगा 9/12. मैंने कल पता है आपको 6 केस करवाए थे, उसमें से जो 6th केस था वो यही तो था 6th केस कि आपका 3 महीना कंस्ट्रक्शन चला था. याद आ रहा है ऐसा कुछ. तो आपको ये सबको भी क्या करना पड़ेगा 9/12, 9/12. अच्छा, जो रमेश ने म्युनिसिपल टैक्स पे किए वो भूल जाओ, सुरेश ने पे किए उसको हाफ. क्यों हाफ, अरे एसओपी एलओपी का और रिपेयर का खर्चा पूरा हटा दो, देखो ही मत. समझ रहा है. और अब सुरेश का भी क्या निकालो, पीसीपी निकालो पहले तो उसका पीसीपी क्या हो जाएगा वापस से
1 ईयर ही आ रहा है ना उसका भी, सॉरी उसका 9 मंथ्स आएगा, जुलाई से लोन जुलाई में लिया है ना, 9 मंथ्स पीसीपी आ रहा है, पीसीपीआई कितना आ रहा है 12 lakhs इंटू 10% इंटू कितना आ रहा है 90,000। अब तुम्हारा प्रीवियस ईयर 24-25 है, उसमें से करंट ईयर इंटरेस्ट 12 lakhs इंटू 10% इज 1,20,000 प्लस 1/5 ऑफ पीसीपीआई कितना, सो टोटल कितना हो गया, इसको करो हाफ, हाफ कितना आ रहा है ये एसओपी का इंटरेस्ट और हाफ किसका एलओपी का इंटरेस्ट। एसओपी में पूरा मिल जाएगा 69 क्योंकि 2 लाख की लिमिट है, और एसओपी में भी पूरा मिल जाएगा 69। कुछ समझ रहा है? रमेश का आंसर तो देख लो 2 लाख आ गया, सुरेश का आंसर जीएवी देखो उसका 90 आएगा। कैसे 90? 15,000 इंटू 6, ये 90,000 एक्चुअल है, और इसको 9/12 इसको 9/12 करो, तो आपका इन दोनों में से जो हायर आएगा दैट इज योर एक्सपेक्टेड रेंट कितना 75,000 आएगा, और आपका एक्चुअल रेंट हो जाएगा 90, तो जीएवी हो जाएगा 90 लेस म्युनिसिपल टैक्स 4,000। कैसे 4,000? डिवाइड बाय 2, फिर 86 बचा, स्टैंडर्ड डिडक्शन और इंटरेस्ट ऑन लोन देखो 69,000। अरे मैंने डायरेक्ट कर दिया रे, और इधर एसओपी में 69, तो इधर एसओपी में लॉस आ गया और इधर एलओपी में भी लॉस आ गया, और लॉस लॉस करके टोटल लॉस हो गया 77,800 का। कुछ समझ रहा है कि नहीं समझा? कुछ डाउट हो तो अभी पूछो। यस, आपको कुछ डाउट था, फर्स्ट बेंच हो गया क्लियर? सेपरेट ही बनाओगे ना, अलग अलग असेसी है। हाँ वैसा चलेगा, बट ऊपर फिर लिख देना रमेश और सुरेश का, वो चलेगा। आवाज नहीं? तुम्हें ये समझ में आया? कुछ डाउट हो तो पूछो। और एक सम करोगे सॉल्व आप लोग? कोई ऑप्शन नहीं है। चलो, अब ये सम आपको आपके बुक में से ओपन करना पड़ेगा क्योंकि ये 2 पेज में डिवाइडेड है। पहले 1 मिनट रुक जाओ, पहले थोड़ा समझ लेते हैं। पहली लाइन पढ़ो, क्या लिखा है? 2 ब्रदर्स अरुण एंड विमल आर, कुछ पढ़ा है अपन ने को-ओनर्स? अच्छा, अगर प्रॉपर्टी कोन्ड प्रॉपर्टी है एंड अगर वो प्रॉपर्टी को लेट आउट किया गया है तो हम क्या करेंगे? एक ओनर समझ के आंसर निकालेंगे, फाइनल आंसर को डिवाइड कर देंगे इन द रेशियो ऑफ को ओनरशिप। एंड अगर एसओपी रखा है तो दोनों का कैलकुलेशन अपन अलग अलग करेंगे। यस और नो? 2 brothers Arun and Bimal are co-owners of house property with equal share. The property was constructed in financial year 15-16. The property consists of 8 identical units and is situated at कोचिन। ध्यान दो, इधर प्रॉपर्टी है एक, कितने यूनिट्स हैं? 8 यूनिट्स है ये प्रॉपर्टी के अंदर, ठीक है। अब आगे का डिटेल देखो क्या है। ड्यूरिंग द ईयर 24-25 ईच को-ओनर ऑक्यूपाइड फॉर रेसिडेंस एंड बैलेंस 6 यूनिट्स वर let out on a rent of 12,000 per month per unit। तो इसका मतलब ये let out, ये let out, ये let out, let out, let out and let out, ये मिस्टर अरुण एंड ये मिस्टर बिमल का एसओपी और एसओपी। आगे और भी कुछ डिटेल है, देखते हैं।
म्युनिसिपल वैल्यू दिया है, म्युनिसिपल टैक्सेस दिया है, वो सब ठीक है। वन ऑफ द लेट आउट यूनिट रिमेन्ड वेकेंट फॉर, मतलब ये लेट आउट है फॉर 12 months, 12 months, 12 months, 12 months, 12 months and 8 months. And और एक लाइन, Arun could not occupy his unit for 6 months as he was and he does not own any house in Chennai. अब इससे क्या पता चलता है, तो भी क्या इसको एसओपी रख सकता है अरुण? ये इसकी एसओपी हो गई और ये बिमल की एसओपी हो गई। और रेंट जो मिल रहा है 12,000, 12,000, 12,000, 12,000, 12,000 और 12,000 है, बराबर। अदर इनकम ऑफ अरुण एंड बिमल आर 290 एंड 180, बाकी और इनकम्स नॉट अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, दूसरी इनकम्स। कंप्यूट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड टोटल इनकम ऑफ टू ब्रदर्स if they pay tax under default tax regime. Also show the computation of income under this head if they both exercise the option of shifting out of default tax. मतलब दोनों पूछ लिया है अपने से, ऑप्शनल एंड डिफॉल्ट। अब मैं क्या बोल रहा हूं, इधर देखो सब लोग, कितने यूनिट लेट आउट है? लेट आउट 6 यूनिट लेट आउट है, 6। ये 6 यूनिट का कहने से आप एक ग्रुप बना दोगे, ऐसा समझो कि दिस इज वन प्रॉपर्टी एंड इसको सॉल्व करो और जो फाइनल आंसर आएगा वो अरुण और बिमल में डिवाइड कर देना। नहीं समझा तुम्हें? और अब मिस्टर ए और मिस्टर बी का एक एसओपी का आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। प्रेजेंटेशन देखो, कंप्यूटेशन ऑफ total income for previous year 24-25 Mr. Arun and Mr. Bimal। इसमें पहला आएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जिसके अंदर मैं 2 पार्ट्स कर दूंगा, क्या? एसओपी एंड एलओपी। और ये आंसर कहां से आएंगे? वर्किंग नोट। और दूसरा आएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ये आपको क्वेश्चन में दिया है, कितना है? 290 एंड 180। सो इधर मैं लिख देता हूं 290 एंड 180, ये दोनों ऐड हो जाएगा तो क्या मिल जाएगा अपने को? टोटल इनकम। बोलो, समझा? वर्किंग नोट में अब क्या करोगे आप जाके? एसओपी और एलओपी, क्या आंसर निकालोगे? बराबर। एलओपी चाहिए तो अलग कर दो, एसओपी के लिए अलग कर देना, वो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। एलओपी में दोनों का कैलकुलेशन अलग अलग होगा। क्यों अलग अलग? एसओपी में, सॉरी, एसओपी में अलग अलग होगा, क्यों? इंटरेस्ट के नहीं से दोनों को मिलती है। और दूसरा, अब ये तुम्हारा कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम फॉर प्रीवियस ईयर 24-25 अंडर ऑप्शनल स्कीम बना दो इसको। और फिर एक नीचे चेंज आ जाएगा, क्या? डिफॉल्ट स्कीम। डिफॉल्ट स्कीम में तो एक ही चीज चेंज होगी, पूरा फॉर्मेट सेम रहेगा, सिर्फ एसओपी में नील नील हो जाएगा। अभी क्या होगा पता है? अभी नेगेटिव नेगेटिव आएगा और उधर क्या हो जाएगा? नील नील। तुम्हें समझा कि नहीं समझा ये पॉइंट? पक्का? तुम्हें ये इतना पार्ट क्लियर हुआ है? कुछ डाउट है तो पूछ लो इसमें। वर्किंग नोट में एलओपी का वर्किंग नोट बना दो, 6 यूनिट एलओपी, और फिर अरुण और बिमल का एसओपी, वो वर्किंग नोट में डाल दो। क्लियर हो रही है चीजें? मैंने आपको फॉर्मेट बना के दिया है, यहां पे करो तुम्हारे हिसाब से कोशिश सॉल्व करने की। आपको यहां पे टेक्स्ट बुक ओपन करना पड़ेगा क्योंकि ये सम 2 पार्ट में डिवाइडेड है, 2 पेज में डिवाइडेड है, इसीलिए मैं ये फॉर्मेट रख रहा हूं आपके सामने। सॉल्यूशन देखना नहीं, चलो स्टार्ट।
ये जाने दे, पीछे पीछे जाने। चलो यहाँ पे ध्यान दो। अब ये सम में आपका जो मुल्सिपल वैल्यू है यही आपका क्या बन जाएगा, एक्सपेक्टेड रेंट। और एक्सपेक्टेड रेंट पूरी प्रॉपर्टी का दिया है तो इसको 6/8 करना पड़ेगा। तो आपको 6 यूनिट्स का एक्सपेक्टेड रेंट मिलेगा जो आएगा 6 लाख। फिर आपका जो एक्चुअल रेंट होगा वो होगा 12,000 इंटू 5 इंटू 12, ये 5 यूनिट का रेंट, प्लस 12,000 इंटू 1 यूनिट इंटू 8, यही कुछ आपका 8 लाख। अब वैकेंसी ऐड करने से पहले ही क्या नहीं से आपका रेंट इससे ज्यादा ही है वैसे भी, तो आपका जीएवी वैसे भी आपको पता है क्या होने वाला है। म्युनिसिपल टैक्स आप माइनस करोगे 9 लाख का 20% इंटू 6/8, क्योंकि वो पूरी प्रॉपर्टी का है तो आपको 6/8 करोगे तो 1,35,000 आएगा। एनएवी मिल जाएगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%, एंड लास्ट में इंटरेस्ट 3 लाख है, उसको 6/, तो आपको 2,25,000 की इंटरेस्ट मिलेगी। फाइनल आंसर आपका 251 लेट आउट प्रॉपर्टी से होगा, डिवाइड बाय, तो रमेश और सुरेश का आंसर मिल जाएगा बराबर। और एसओपी में ये डिवाइड बाय 8 करोगे तो 1 यूनिट का आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा 37,500 नेगेटिव। तो आपका फाइनल आंसर ऐसा होगा 37,500 नेगेटिव, 37,500 नेगेटिव, 125,850 एंड 125,850, हाँ जो भी है वो टोटल। एंड दूसरा, आप जब डिफॉल्ट स्कीम में आओगे तो ये नील और नील, सिर्फ ये दो ही चीजें आएगी। हाँ बोलो। नहीं, एलओपी में इंडिविजुअल नहीं करना है। एलओपी इंडिविजुअल नहीं, एलओपी में सब साथ में ही, को ओनर्स के केस में फाइनल आंसर को डिवाइड करना है। ये बराबर तुम्हें ये समझा? तो मिला ना दोनों को ही। तो अबे 75 पूरा कैसे मिलेगा दोनों को? पे तो जब 75 हुआ है दोनों ने मिला के, तो 75 150 कैसे लेगा तू? पे जब 75 किया है तो दोनों ने मिला के ही 75 भरा है। सर इफ दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड फॉर इन एग्जाम, कितने मार्क्स का आएगा? क्या उखाड़ लेगा तू इससे? 50 मार्क का आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है? और कुछ डाउट? अबे एग्जाम में आएगा नहीं आएगा, तू पहले या सॉल्व तो कर, फालतू क्वेश्चंस पूछते हो। और कुछ डाउट? तुम्हें आया ये समझ में? पक्का? ओके। अब पता है अपन ने वो म्युनिसिपल टैक्स पढ़ा था, म्युनिसिपल टैक्स एक है ना, म्युनिसिपल टैक्स के ही अंदर एक ड्रेनेज टैक्स आपसे लिया जाता है। ड्रेनेज सिस्टम जो होता है ना आपके घर पे, तो उसका भी एक टैक्स लिया जाता है, तो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ म्युनिसिपल टैक्स ओनली। तो उसका भी आपको डिडक्शन मिलेगा, सेम इट इज म्युनिसिपल टैक्स ओनली, तो उसका भी डिडक्शन मिलेगा। तो ये एक म्युनिसिपल टैक्स पे 2 पॉइंट्स का नोट्स है, तो वो देख लो, सिर्फ रीड कर लो। सिर्फ मैं यहाँ पे एक पॉइंट ऐड कर रहा हूं, हाउ दे कलेक्ट म्युनिसिपल टैक्स, इट इज सम परसेंटेज ऑफ, एंड व्हाट इज म्युनिसिपल वैल्यू? रेंट ऑफ प्रॉपर्टी
एज पर लोकल अथॉरिटीज। ये बराबर, बस ये आपका म्युनिसिपल टैक्स का प्रोविजन है। अब इसके बेसिस पे मुझे आप लोगों को एक सम करवाना है। चलो ये सम आप पढ़ो और सॉल्व करके दो मुझे। क्या इसको ऑस्ट्रेलिया वाली प्रॉपर्टी पे टैक्स लगेगा इंडिया में? क्यों? रिसीव्ड इन इंडिया। बराबर। आपको मैंने पहले ही बोला है, सॉल्व नॉर्मली करना है, ऐसा ही समझना है कि इंडिया में ही प्रॉपर्टी है, सिर्फ जो भी अमाउंट्स आपको फॉरेन करेंसी में दिए हैं कन्वर्ट दैट इनटू रुपीस, बस उतना ही करना है। चलो स्टार्ट। चलो करे डिस्कस। अभी कुछ है ही नहीं ये सम में ज़्यादा। पहले तो आपको जो रेंट मिल रही है 3000, उसको मल्टीप्लाई करो बाय 12 और उसको मल्टीप्लाई करो बाय 55। आपको कोई कंपैरिजन करना ही नहीं है, यही आपका जीएवी हो गया। और ये प्लस ये दोनों ऐड करके मल्टीप्लाई करो 55 से, वो आपका म्युनिसिपल टैक्स हो गया। एनएवी आ गया, स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करो, इंटरेस्ट है नहीं उधर ये ऑस्ट्रेलिया वाली प्रॉपर्टी पे, तो वो आपका लेट आउट का आंसर आ गया। लेट आउट का आपका फाइनल आंसर 13,28,250 आएगा। बराबर। और जो आपका प्रॉपर्टी दिल्ली में है इसमें दो चीजें आएगी, एक करंट ईयर इंटरेस्ट और एक पीसीपीआई। पीसीपीआई अगर आप देखोगे तो स्टार्ट कौन सी डेट से होगा? 1 जून 20 से, एंड पीसीपी एंड होगा ऑन 31 मार्च 23। कितने मंथ्स हो रहा है? 34 मंथ्स हो रहा है। एंड 20 lakhs इंटू 12% इंटू 34/12 6,80,000, ये आपका टोटल पीसीपीआई हो चुका। एंड अब तुम्हारा करंट ईयर इंटरेस्ट कितना आएगा? 20 लाख इंटू 12% 240, एंड इसमें आप 1/5 ऐड कर दो 1,30,000, टोटल हो गया 3 लाख। पर आपको मिलेगा कितना? और ये नेगेटिव 2 लाख इसके सामने माइनस हो जाएगा 11,28,250। 11,28,250 आया समझ में? चीजें क्लियर हो रही है आपको? ओके। अभी अपना हाउस प्रॉपर्टी में एक छोटा सा डिस्कशन है जो अपन कल करेंगे। कल तक आपको जो भी होमवर्क दिया है वो खत्म होना चाहिए, जितना भी रेसिडेंशियल स्टेटस का ये चैप्टर का कल सब कंप्लीट करके लेके आना, ठीक है? मिलते हैं कल। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू।